बताया था प्लानिंग याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, स्टाफिंग भूल जाना, ठीक है ना। स्टाफिंग भूल जाना याद रखना, तो याद रख लेना, ये लिखा भी, हाँ आगे यही सब बता दिया लूथर गुलिक का, ठीक है। स्टाफिंग याद रखना, फिर डायरेक्शन याद रखना, कोऑर्डिनेशन याद रखना, रिपोर्टिंग याद रखना और बजटिंग याद रखना, बस ये चीजें होती हैं उसी के कार्य। अब देखो प्रमुख कार्य पूर्वानुमान एवं नियोजन, नियंत्रण, समन्वय। समन्वय प्रबंधन का सार है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करना, यानी फॉर एग्जाम्पल टीचर है तो टीचर का मैनेजमेंट का दूसरे टीचर के साथ, टीचर का स्टाफ के साथ, टीचर का डायरेक्टर के साथ, टीचर का प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मेन होता है मैनेजमेंट का काम करता है। फिर लूथर गुलिक द्वारा पोस्ट कोर्ब का प्रतिपादन किया, इसमें प्रबंधन के 7 कार्य बताए गए, यही चीज मैं बता रहा था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। लूथर गुलिक द्वारा पोस्ट कोर्ब POSTCORB उत्पादन आ जाएंगे। जैसे P फॉर क्या हो जाएगा, प्लानिंग यानी योजना बनाना, ये भी प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का काम होता है कि प्लानिंग करे। फिर O फॉर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाना, ये भी मैनेजमेंट का ही काम है, ऑर्गेनाइजेशन करे। F फॉर स्टाफिंग यानी कार्मिक प्रबंधन यानी D फॉर डायरेक्शन यानी अभी आ रही है वॉइस, एक बार बता दो सर, अभी आ रही है। चलो ठीक है। पोस्ट कोर D फॉर होता है डायरेक्शन, CO फॉर होता है कोऑर्डिनेशन और R फॉर होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन देना और B फॉर होता है बजटिंग यानी वित्तीय प्रबंधन। तो ये सारे काम रट लेना, खासतौर से लूथर गुलिक द्वारा जो बताया गया पोस्ट कोर, इसको जरूर ध्यान में रखना, यही मैनेजमेंट के काम है, यही सब चीजें होती है। पोस्ट कोर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, बस इतना याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी अब इसमें आप 2 टाइप से आंसर जब लिखोगे तो 2 टाइप से जब करोगे तो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है नंबर दी जाएंगे। पहला जो हम करोगे वो ये करोगे कि मुख्य कार्य, और मुख्य कार्य में क्या लिखोगे, ये सारी पोस्ट कोर, ठीक है ना। एक मुख्य कार्य ऐसे पार्ट में बांटना, और दूसरा अन्य कार्य या सहायक कार्य। सहायक कार्य में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन देने का काम करता है, कई मामलों में निर्णय लेने का काम करता है, संप्रेषण करता है। अभिप्रेरणा भाई मोटिवेशन, प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप करता है, नवाचार करता है। तो अपने आंसर को इसी प्रकार फॉर्मेट में लेना, एक तरफ लिखना मुख्य कार्य, और मुख्य कार्य में पोस्ट कोर वाले पॉइंट्स लिख देना जो लूथर गुलिक ने बोले हैं, और अन्य कार्य में ये वाले कार्य लिख देना कि पर्टिकुलर जो ये वाले कार्य होते हैं, मतलब कि नियोजन, नियंत्रण और सॉरी निर्णय और समन्वय, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ये अन्य कार्य में लिख देना। एक तो बहुत आसान है, कोई चीजें याद करने की इतना ज्यादा जरूरत की काम नहीं। अब एक एक करके क्या करके, एक एक करके यही चीजें चलेगी और इसी चीज पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लो नियोजन, हेडिंग डाल लो नियोजन। नियोजन क्या होता है, देखो नियोजन सबको पता है, एक प्लानिंग होती है अंग्रेजी में। नियोजन प्रबंधन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, विवेकपूर्ण। FW टेलर ने कार्य के नियोजन को प्रबंध का हृदय कहा, इनका नाम ध्यान में रखना और लिख लेना। FW टेलर ने कार्य के नियोजन को प्रबंध का हृदय कहा है, प्रबंध का हृदय कहा है।
अब देखो नियोजन होता क्या है समझना। नियोजन का मतलब होता है, प्लानिंग का मतलब है, आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप इंदौर में हो, इंदौर से आपको एग्जाम है, कोई एक एग्जाम, और वो एग्जाम देने वाला सेंटर होगा कहीं ना कहीं। उस सेंटर तक पहुंचने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं, यानी आप इधर से भी जा सकते हो, एक इधर से भी, जो भी इंदौर की गलियां हैं मुझे ज्यादा नहीं पता, जो भी सकती। तो प्लानिंग ये चीज होती है कि जो उसमें बेस्ट करनी हो, यानी बेस्ट रास्ता हो, जहाँ टाइम कम लगे और आप जल्दी पहुंच जाओ, वो रास्ते का चयन करना ही प्लानिंग है, वो रास्ते का चुनाव करना ही प्लानिंग है। यही कहलाता है प्लानिंग या नियोजन। आया समझ में नियोजन क्या होता है? तो नियोजन क्या होता है? एक प्रकार से बेस्ट को सेलेक्ट करना, जो बेस्ट है उसे चुनना। तो लिखो नियोजन। अब किसी के अनुसार लिखोगे तो वो ज्यादा बेहतर हो। हाँ, किसी के अनुसार लिखोगे तो सरोज जी, किसी के अनुसार लिखोगे तो मेरे अनुसार वो ज्यादा बेस्ट रहता है। इनमें इन्होंने किसके लिए लिखा? नियोजन से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध वैकल्पिक नीतियों, विधियों और कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने से है। जो आपके पास नीति है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, जो आपके पास ऑप्शंस है, उनमें जो बेस्ट हो, जो मेथड है, जो उनमें बेस्ट हो, उसका चुनाव करना ही प्लानिंग या नियोजन है। कुड्स और ओडोनल के अनुसार क्या करना है, कैसे करना है, इसे कब करना है, इसे कितना करना, पूर्ण निर्धारण मेरी नियोजन किसी उद्देश्य की पूर्ति एक सर्वश्रेष्ठ विकास की जागरूक प्रक्रिया है, जो यह आधार पर जिसके सभी। हाँ, तो लिख लो नियोजन से आशय। सुनो, नियोजन से आशय इसी का लिख लेना कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, लिखो मैं लिखवाता, नियोजन से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कार्य विधि का चयन करने की एक प्रक्रिया है। जिसमें उपलब्ध वैकल्पिक नीतियों, विधियों एवं कार्यक्रमों में देख तक लिखे सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने से है। ठीक, लिख लिया। तो अब ये किसी के अनुसार ऊपर लिख लेना, इसके अनुसार। तो इसके अनुसार मान लो, लिख लो ये जो मैंने लिखाया है, इसे लिख लो मेरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार, या मेरी नाइल्स के अनुसार। लिख लो, कुशिंग हटा देना, मेरी नाइल्स के अनुसार। किसके अनुसार? मेरी नाइल्स के अनुसार। अब मेरी नाइल्स के अनुसार ही आपको ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। सिंपल चीज है कि मेरी नाइल्स के अनुसार। और एक चीज ध्यान में रखना है, मतलब डिफिनीशन हर का ध्यान में रखना है। डिफिनीशन रटी होनी चाहिए, और रटी बस इस बात में आनी चाहिए कि नियोजन का मतलब है मेरे पास 4 रास्ते हैं। वो 4 रास्ते क्या है? एक विधि है, एक नियम है, एक ऑब्जेक्ट है, एक उद्देश्य है, और एक कोई नीति है। ये मान लो मेरे पास 4 रास्ते हैं इन सब के लिए। उनमें से जो मेरे लिए बेस्ट है, या जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बेस्ट है, उसका चयन करना ही प्लानिंग है। ठीक है ना? प्लानिंग में क्या करना है, यानी कार्य का पता होता है। कब करना है, यानी समय का पता होता है। कहाँ करना है, यानी स्थान का भी पता होता है। कैसे करना है, यानी विधि का भी पता होता है। और किसे करना है, व्यक्ति का भी पता होता है। यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना,
ये सब पहले से डिसाइड हो जाता है, पूर्व निर्धारित हो जाता है। वही चीज होती है एक प्लानिंग बोली जाती है। क्या बोली जाती है? प्लानिंग। अब देखो प्लानिंग की विशेषताएं या लक्षण की विशेषताएं। देखो प्लानिंग की विशेषताएं मतलब प्लानिंग मतलब नियोजन की विशेषताएं। नाम ध्यान में रखना, मेरी नाइल और कुट्स एवं ओडोनल। देखो पहला लिखो लक्ष्य प्रधान। लक्ष्य प्रधान मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। लक्ष्य प्रधान। लक्ष्य प्रधान, लक्ष्य प्रधान का मतलब होता है कि जो प्लानिंग होगी वो किस पर बेस्ड होगी? आपके टारगेट पर बेस्ड होगी। यानी पहला प्रायोरिटी आपके लक्ष्य को दिया जाएगा। मतलब जैसे यहाँ से, जैसे नहीं बोलते कि आंख किसी मछली किसकी पक्षी की आंख वगैरह थी जिसको अर्जुन ने निशाना साधा था, तो उस प्रकार है उसकी आंख दिख रही है। तो पहली चीज लक्ष्य पर प्रायोरिटी होगी। दूसरा पॉइंट लिखो, भावी परिस्थितियों का अनुमान। सर कौन सा टॉपिक चल रहा है? अरे यही तो गड़बड़ कर देती। प्लानिंग हेडिंग डाल लो, ठीक है। सर वॉइस नहीं आई आपकी। प्लानिंग का आवाज नहीं आ रही है? हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही? हमारे पास विधियां हैं, जो हमारे पास नीतियां हैं, जो हमारे पास मेथड है, उनमें जो बेस्ट है यानी सबसे बेहतर जो है उस विकल्प का चुनाव करना ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये प्लान फैक्टर आते हैं। फिर मैंने बताया प्लानिंग की विशेषता है। तो पहली विशेषता मैंने इनको लिखा है लक्ष्य प्रधान यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। दूसरा लिखो भावी परिस्थितियों का अनुमान। भावी परिस्थितियों का अनुमान, इसका मतलब क्या है? भावी परिस्थितियों का मतलब योजना भविष्य को, वॉइस ब्रेक हो रही है। परिस्थितियों का अनुमान यानी प्लानिंग के माध्यम से क्या किया जा सकता है? जो भविष्य में कोई प्रक्रिया होती है या भविष्य में कोई प्रक्रिया होने वाली है उसको पहले से अनुमान कर लिया जाता है। जैसे एलन करके एक बहुत बड़े मैनेजमेंट से संबंधित व्यक्ति हुए होंगे, उन्होंने कहा कि जो प्लानिंग है वो भविष्य में जो चीजें होने वाली है उसका एक पिजरा है। यानी भविष्य में यदि कुछ गलत होने वाला है, आप इस रास्ते पर जा रहे हो, आपको सामने मिलेगा कि ये खतरा है, तो पहले से ही प्लानिंग कर लो उस चीज के लिए। तो ये चीजें होती हैं। फिर तीसरा लिखो सर्वोत्तम विकल्प का चयन। अब ये सब स्पष्ट है, इनके अंतर्गत कुछ और लिखने की जरूरत नहीं। तीसरा लिखो सर्वोत्तम विकल्प का चयन। सर्वोत्तम विकल्प का चयन, इस डिफिनेशन में ही हम लोगों ने जान लिया कि जो सबसे बेस्ट है उस चीज का चयन करना ही प्लानिंग है। तो फिर सर्वोत्तम ही विकल्प आएगा, जो सबसे बेस्ट होगा उसी का चयन करेंगे। ये तो नॉर्मल सी चीज है। चौथा बौद्धिक, बौद्धिक प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है? देखो बौद्धिक प्रक्रिया का सिंपल से मतलब है प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब प्लान तभी आप किसी चीज को कर पाते हो जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो। भाई आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पीएससी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू होता है। तब आप प्लान करोगे कि अच्छा मेंस मुझे पढ़ना है, फिर प्री पढ़ना है, या पहले अभी प्री पढ़ना है, फिर मेंस पढ़ना है, फिर इंटरव्यू देना है। तो ये सब चीजें तभी प्लान कर पाओगे जब आपके पास उसका एक अच्छा नॉलेज होगा। तो इसलिए बौद्धिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट लिखो व्यापक प्रक्रिया। नेक्स्ट लिखो व्यापक प्रक्रिया। व्यापक प्रक्रिया, अब व्यापक प्रक्रिया का मतलब क्या है? व्यापक प्रक्रिया का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि तुम आज सोचो तुम्हारा आज पीएससी निकाल दे, कल सोचो कल पीएससी निकाल दे, इतना जल्दी सब चीज हो जाए। इसमें टाइम लगता है और वो लगेगा। तो क्या होता है, ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है। मतलब आप, और हर स्तर पर अलग अलग प्लानिंग के लिए होता है। कहने का तात्पर्य है यदि आप जैसे मेंस पढ़, तो मेंस स्तर पर प्लानिंग अलग होगी उसी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए। मतलब पीएससी क्वालिफाइड करना मेन एम है,
और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप मेंस पर अलग, प्री आएगा तो प्री के स्तर पर अलग प्लानिंग करोगे, प्री निकालने के बाद फिर मेंस आएगा तो उसके लिए अलग प्लानिंग करोगे, इंटरव्यू दोगे अलग प्लानिंग, मतलब हर चीज के लिए कहीं ना कहीं एक प्लानिंग की जरूरत होगी। तो इस प्रकार ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट लिखो, लोच युक्त प्रक्रिया। लोच युक्त प्रक्रिया, लोच युक्त प्रक्रिया, लोच युक्त प्रक्रिया का मतलब ये है कि ये फ्लेक्सिबल है। देखो दो होती है, एक रिजिड होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। तो लोच मतलब होता है फ्लेक्सिबल, तो ये फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लान बना लिया कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है डेली डेली, अब आपकी तबीयत हो गई खराब तो भी आप 10 घंटे पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपकी प्लानिंग जरूर है 10 घंटे की, कंडीशन में है जब आप फिट है, अदरवाइज 10 से 4 घंटे, 4 से 2 घंटे ऐसा भी हो सकता है जो आपके प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। तो इसलिए प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकता, तो इसलिए प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया। देखो सतत एवं गतिशील प्रक्रिया, सतत एवं गतिशील प्रक्रिया, हर दिन प्लानिंग होती है, हर दिन प्लानिंग चलती रहती है और ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। नेक्स्ट लिखो, कुशलता प्रबंधक का प्राथमिक कार्य, प्रबंध का प्राथमिक कार्य यानी मैनेजमेंट का पहले काम है प्लानिंग करना, और प्लानिंग के बाद ही वो स्टाफिंग कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कर सकता है, उसके बाद बजटिंग कर सकता है, क्योंकि उससे पहले के पास कि होगा क्या आगे, तो कैसे आप सब पहले से चीजें कर पाएंगे। तो ये प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का मेन काम होता है। नेक्स्ट, कुशलता का मापदंड। कुशलता का मापदंड, कुशलता का मापदंड, कुशलता का मापदंड, ठीक ना। फिर आत्म अंतर निर्भरता वाली प्रक्रिया है, ठीक ना। सब एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक विभाग दूसरे विभाग से, उप विभाग से सब निर्भर होती है। आगे की सोच, निर्णय का एक अभिन्न अंग, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को प्राथमिकता। अब ये सब कॉमन पॉइंट है, सब प्लानिंग के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो बेसिकली प्लानिंग में होता क्या है, तो ये ध्यान में रखना, मैनेजमेंट का ये पहला काम होता है प्लानिंग। प्लानिंग में अंतर निर्भरता होती है, आगे की सोच होती है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव होता है। जो भविष्य में यदि कोई चुनौती आने वाली है तो उसका भी पता इस प्लानिंग से चलता है, तो मतलब एक भविष्य को सिक्योर करने का काम भी करता है। फ्लेक्सिबल और यहाँ स्तर पर, तो ये सब चीजें इसके है, इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, ठीक है ना। अब लिखो प्लानिंग के प्रयोजन या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के उद्देश्य देखो, प्लानिंग के उद्देश्य, प्लानिंग के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब क्या उद्देश्य है प्लानिंग के, क्या उद्देश्य है, तो देखो आप ऐसा सोचो कि आप किसी चीज की प्लान क्यों करते हो, मतलब बुक की भाषा से थोड़ा सा हटके क्यों करते हो प्लान। तो तुम मन में सोचो यार, क्यों मैं एक घर बनाने से पहले पूरा प्लान कर लेता कि यहाँ घर होगा, ये होगा। तो पहला सोचो, इससे एक तो मेरा लक्ष्य पूर्ति हो जाएगा, यानी जिस टारगेट को लेके हम चल रहे हैं वो टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि रास्ते में कोई हर्डल आती है, मतलब सोचने की बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पता इस बुक में भी क्या लिखा, देखो मैं सोच की स्थिति बता रहा हूं। रास्ते में कोई हर्डल आती है तो वो बिल्कुल पता चल जाता है सर। रिसोर्सेस का हमें पता है कि कितने होंगे या कितना रिसोर्स लगेगा, तो उसका पता चल जाता है।
चौथा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमिस्टिक यूज होता है, मतलब कि रिसोर्सेज का एकदम अनुकूलतम उपयोग होता है, इतना ज्यादा नहीं होता रिसोर्सेज का उपयोग, ना कम होता, कमी नहीं पड़ती है ना ज्यादा पड़ती है। फिर हर्डल्स दूर हो जाते हैं, कोई परेशानी आती है वो दूर हो जाती है, रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है, फिर कोऑर्डिनेशन होता है, नियंत्रण होता है, ये सुविधाएं होती है। ठीक है, तो इसके जो बेसिक लिखो, उद्देश्य निर्धारण और प्राप्ति करने में सहायक या प्राप्ति करने में सहायक, उद्देश्य निर्धारण एवं प्राप्ति में सहायक। दूसरा लिखो, कार्य रूपरेखा, चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना, पहले तो को एकदम फिक्स कर दिया जाता है, दूसरा उस टारगेट को अचीव करने का रास्ता, पथ पथ तय कर दिया जाता, पाथ, और उस पाथ में यदि कोई हर्डल आएंगे तो वो भी तो पता चलेंगी ना जब पाथ तय कर रहे हैं। तीसरा लिखो, प्रभावपूर्ण समन्वय, सॉरी, भावी अनिश्चित, कहा, संसाधनों का विवेकपूर्ण बंटवारा करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण बंटवारा करना। जैसे मैंने बताया ना कि जब आपके पास प्लानिंग है तो आपको पता है कि इसमें इतने ईंटें लगेंगे, इतने बालू लगेंगे, इतने सीमेंट लगेंगे, या जो भी रिसोर्सेज किसी भी सेक्टर में पहले से बंटा है। चौथा, बाह्य वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। चौथा मेन एम क्या होता है इसका, बाह्य वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। पांचवा, जोखिम को कम करना। प्लानिंग है ना कहीं तो रिस्क कम रहेगा, और देखो यदि कभी यही महत्व में आएगा, यही लाभ में आएगा, सब यही आएगा, कहीं पर भी अलग कुछ मत लिखने जाना, इसी में लिख देना ये होगा, और एम में लिखना ये होगा, ये होता है, ठीक है, बस बाकी सब सेम रहे। जोखिम को कम करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, इसका मेन एम ये भी है, एक मतलब हेल्दी कंपटीशन बनाए रखना, मितव्ययता और कुशलता लाना,